Recording started. मेरे जूम की दुनिया के दोस्तों, मैं बड़ी खुशी के साथ इस 77th एपिसोड में, लिटरेरी मीट के 7th एपिसोड में आप सबका वेलकम करती हूँ। और मुझे बड़ी खुशी के साथ मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है और मैं गर्व फील कर रही हूँ कि रेटिंग के हिसाब से ट्राई वैली के प्रोग्रामों में इसका नंबर जो बेस्ट प्रोग्राम्स हैं उनमें इसको शामिल किया जाता है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है, क्योंकि मैं आप सबका इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी, मगर मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको धन्यवाद कर सकूं। मैं जो प्यार और जो प्रशंसा मुझे आप लोगों ने दी है, वो उसको वर्ड्स में कह के उसकी इंसल्ट करना है। मैं उसको सवाकों पर कबूल करती हूँ। आज हम 3 भाषाओं को आपके सामने लेकर आ रहे हैं और ऐसे रत्न है जिनको उनके क्षेत्र में लोग तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आमतौर से लोग उनको भूल चुके हैं। और हमारे लिटरेरी मीट का जो मेन मकसद है, जो मिशन है, वो यही है कि हम उन रत्नों को जो जमीन में पड़े पड़े जमाने की धूल की मट्टी से छुप गए थे, उनके ऊपर मट्टी और धूल जम चुकी थी, वो छुप गए थे, उनको हम साफ करके दुनिया के सामने लाएं और दुनिया को पहचान करवाएं कि देखो ये है हमारे भारत की दौलत, इसको पहचानो। तो आइए भारतीय जनता से आज हम सबसे पहले जो तारुफ कराएंगे, तो वो है, जिसको हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो है तेलुगु भाषा की वो शख्सियत जिनका नाम है स्वर्णा प्रताप, सुरवरम प्रताप रेड्डी। सुरवरम प्रताप रेड्डी। एक्चुअली मैं बिल्कुल तेलुगु या किसी भी साउथ इंडियन लैंग्वेज से बिल्कुल जाहिल हूँ उस मामले में, इसलिए मुझसे अगर गलती हो तो माफ कर देना मुझे। नो प्रॉब्लम। ये राइटर भी हैं, पोएट भी हैं, नॉवेलिस्ट भी हैं, और सबसे बढ़ के ये कि इन्होंने रिसर्च भी बहुत की है, और उसके सबके साथ साथ ये फ्रीडम फाइटर भी है। तो आइए हम पुष्पांजलि जी को सबसे पहले बुलाना चाहेंगे कि वो आए और हमको इनसे बताएं कि उनका कैसा लिटरेचर था, वो क्या बताना चाहते थे, उनका क्या मेन मकसद था, वो हम उनको आज सुनना चाहते हैं। हमें इंट्रोड्यूस कराइए आप अपने राइटर्स। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार मेरा सबको। एक गुजारिश है मेरा वीणा जी से, मैं 3-4 पोइट्स के फोटोस आपको भेजूंगी, आप जरा एक के बाद एक बताइएगा प्लीज। मेरी बहन, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि 3-4 फोटो की में आपका ही नुकसान है, क्योंकि फिर टाइम कम हो जाएगा। अब एक फोटो दिखा दीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि पहले आप अपना बता दीजिए, क्योंकि आपके बोलने की ज्यादा इम्पोर्टेंस होगी, फोटो तो बाद में भी हो सकते हैं ना। पहले आप बोल दीजिए। ये देखिए, आपको दिख रहा क्या? ये मुझे पता नहीं इसका। सुरवरम प्रताप रेड्डी जी का पिक्चर है ये। हमें नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा ना? ओ, वही तो प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम, फिर मैं मेरे बेटे से आके दिखाएगी वो। मैंने आपसे यही कहा ना कि उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए बगैर उसके आप बोलिए। ओके, नो प्रॉब्लम। जस्ट उनका सुरवरम प्रताप रेड्डी जी का दिखाना चाह रही थी। उनका स्टैचू भी हैदराबाद में टैंक बंड पे रखा गया है। जो हैदराबादी है उन लोग जानते, टैंक बंड पे बहुत लेजेंड्स के स्टैचूस है, उसमें वन ऑफ द स्टैचू इनका भी है। कम है। ओके देन, मैं अभी शुरू कर रही हूँ। जी जी जी। इनके लाइफ के बारे में खूब गर्म कर रहा हूँ। हाँ, प्रताप रेड्डी वाज एक सेकंड, आप प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए। कहाँ से आवाजें आ रही हैं? चाय गरम कौन करवा रहा है? एवरीबडी इज म्यूटेड नाउ। आप पुष्पांजलि जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं कर दिया। हाँ, इनके लाइफ के बारे में। Pratap Reddy was born on 28th May 1896 in Boravelli village in Gadwal district of Eastwhile, Hyderabad state. His mother was Rangamma and father was Narayan Reddy. Their native village was
Itkalapadu in the district of Mehboob-nagar. Pratap Reddy completed his primary education at his uncle Ramakrishna Reddy's residence in Kurnool. He studied Sanskrit literature and grammar under the guidance of Vellala Shankara Shastri. He was a big poet, also he was a big scholar. Later, he finished his FA at Nizam College, Hyderabad. Then he obtained BA and BL degrees from Presidency College, Madras, and became a lawyer for a short while. Career. He wrote a social history of the Telugu people, Andhrula Sanghika Charitra, means ये आंध्रास के बारे में उनके फैमिली का हिस्ट्री है, which was first published in 1949 and has since gone through many editions. It was the first Telugu language book that to win the Best National Book Award, Kendra Sahitya Akademi Puraskaram. It's called in Telugu Kendra Sahitya Akademi Puraskaram. From the 1970s onward, it was a prescribed text for the Indian Administrative Service and Indian Police Service examinations and of the Andhra Pradesh Civil Services Commission. Pratap Reddy was a scholar in Sanskrit, Telugu, Urdu, and English languages. He had tremendous admiration for the Telangana Telugu. He is famous for his research articles, novels, poetry, story writer, and literary critic. He used to say, British Andhrulu Brona Vandramu, means English Telugu. మాట్లాడితే మేము తారకేంద్రియం, this is Telugu word, Urdu Telugu. It is called उर्दू में भी और तेलुगु में भी बात करते हैं, उसका मतलब ये होता है. British Andhra speak Tenglish. Tenglish means Telugu plus English, and we speak Turdu, means Telugu and Urdu. He compiled a list of 354 Telangana poets under the title Golakonda Kaulu. Kaulu means Kavis, to prove that Telangana also had literature and poetry. Pratap Reddy wrote approximately 40 books, including निज़ाम राष्ट्र पालनमु, निज़ाम के ज़माने में जो उनका पालन था उसके बारे में, मुगलाई कथलु मीन्स मुगल्स के बारे में स्टोरीज, संगोद्धारणा मीन्स सोशल सर्विस, उच्छल विषादमु, ग्रंथलेयमु, हिंदूల పండుగలు మీన్స్ హిందూస్ के फेस्टिवल्स, హైందవ ధర్మవీరులు, युवजन विज्ञानम एक्सेट्रा. मोस्ट प्रोमिनेंट, ये सब तेलुगु में है, तेलुगु बुक्स है ये. मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग हिज राइटिंग्स वाज आंध्रला सांघिका चरित्रा, मीन्स सोशल हिस्ट्री ऑफ आंध्रास, which won him prestigious Kendra Sahitya Akademi Award, a federal Indian government award for literature. In this book, he described 1,000 years of Telugu cultural and social history. Some of the interesting points in this book were: men used to wear mattalu, means during Nannaya period. Nannaya was a famous kavi, 1000 AD के. उनके ज़माने में मर्द लोग यानी जेंट्स लोग रिंग्स पहनते थे टोस में, पैर के. तेलुगु स्क्रिप्ट इज कॉल्ड ओनमालु, derived from Om Namah Shivaya of Shivism. Reddys and Velmas were not Telugus. They were immigrants. Rashtrakutas were from north become Reddys, and Vellalu from Tamil country became Velamas. Velamas were social reformers and Reddys were orthodox, and hence there was always rivalry between these two tribes. During the period of Srinandra, 15th century, they were considered equal in the society. He was the editor and founder of Golakonda Patrika, a journal in Hyderabad state. Many of his articles appeared in journals like Sujata, Shobha, Bharati, etc. Suravaram Pratap Reddy is known for more from the active participation in and leadership of the social and cultural Renaissance movement in Telangana during 1920 to 1948 period,
that defied the Nizam autocracy and worked for the liberation of the people from the horrible feudal monarchical dictatorship of the days, which prejudiced and oppressed the majority community in the Nizam Hyderabad state, and especially the Telugu people of Telangana. He was the first president of the famous fighting organization of the people, Nizam Andhra Mahasabha, held in 1930 at Jogipet. He constantly proposed the idea of unity of all Telugu people and was an ardent supporter of the concept and demand of Vishalandra. The book Telangana Androdhyamam is a very precious and useful historical compilation of the cultural, linguistic, political struggles of the period from 1920s to 1948 in Telangana, mainly under the banner of Andhra Mahasabha from 1930 onwards. It contains many references to Sri Pratap Reddy's contribution to the Androdhyamam. He welcomed the struggle for formation of Andhra state, but did not live to see it, nor did he live to see his cherished Vishalandra, Andhra Pradesh, having expired on 25th August 1953. He was moved by the sad plight and literacy of Telangana people. He was disturbed by the fact that Urdu was the ruling language and Telugu had no respect. There were no facilities for Telangana Telugus to study in their mother tongue. Raj Bahadur Venkatrama Reddy, the police commissioner of Nizam state, employed him as the secretary of Reddy Hostel in Hyderabad. Pratap Reddy set up a very good library in the hostel and brought activity and discipline among the students. He quit his job at Reddy Hostel to launch a Telugu language journal, Golconda, for the benefit of Telangana people. Golconda was published twice a week. In one of the editorials of Golconda, he wrote that the purpose of the journal was twofold: to serve Telugu language in Telangana too, to help develop everybody in Telangana without any tribe, caste prejudice. That's all. इसके मैं थोड़ा ये बोलना चाहूंगी कि ये जो है प्रताप रेड्डी जी, इनका एक ये आता था, मतलब मंथली 2-2 मैगजीन्स आते थे, वो उन्हें फ्री में प्रिंट करते थे. बाद में फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं था तो उसके लिए 10 मतलब वो जमाने में 10 पैसे के हिसाब से उसने उसे बेचा करते थे. और ये मेरे सेकंड सन के क्लासमेट के दादाजी भी है और मेरे हस्बैंड के बहुत ही चहेते लीडर थे फ्रीडम फाइटर. थैंक यू वेरी नाइस. थैंक यू. वेरी नाइस. वेरी नाइस. आपने हो गया आपका? अभी फोटो दिखाना चाहे तो दिखा दीजिए, आपका उस टाइम मौजूद है. हाँ, 1 मिनट में ट्राई करती हूँ. मेरे इसलिए कि मैंने टाइम पे फिनिश करके, आप दूसरों को ले लीजिए, मैं बाद में बताती हूँ. मेरी बेटी आके दिखाना, शायद वो मुझे नहीं हो रहा. ओके, ठीक तो है. अभी रखिएगा, मगर मुझसे नहीं हो रहा. थैंक यू वेरी ठीक है, कोई बात नहीं. आप बाद में रुमिला के बाद आप फिर से दिखा दीजिएगा. अच्छा, बताऊंगी बाद में उनका फोटो भी, और कई सारे स्टैचूज जो टैंक बंड पे है हैदराबाद में, वो एनटीआर के जमाने के थे. जरूर. थैंक यू वेरी मच. नहीं जी, आपका थैंक यू कि आप आई हमारे प्रोग्राम में और इतनी अच्छी तरह से आपने सबको समझाया. अच्छी तरीके से तो नहीं, लेकिन नहीं अच्छा, क्योंकि हमें यही है ना कि ऐसे लोगों को हमें इंट्रोडक्शन चाहिए जिनको आमतौर से लोग नहीं पहचानते हैं, जो ज्यादा कॉमन लोगों को के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं. तो इसलिए हमको ऐसे ही लोगों की जरूरत है. नहीं, अब मैं बुलाना चाहूंगी, हैदराबादी है, लोग पहचानते सब, उनके बारे में उनका स्टैचू भी है ना उधर. थैंक यू. जी. अब मैं बुलाना चाहूंगी रुमिला घई को, जो हमको उड़ीसा की तरफ ले जाना चाहती है. चलिए रुमिला, हम आपके साथ उड़ीसा चलते हैं, जहाँ रुमिला उड़िया भाषा की अपने नाम की तरह प्रतिभाशाली नॉवेलिस्ट, जिनको अपनी सेवाओं के लिए पद्मश्री का टाइटल मिला, वो
अरे मैं क्यों बता रही हूँ सब कुछ? मैं बोलूंगी तो उर्मिला नाराज हो जाएंगी, इसलिए मैं कुछ नहीं बताऊंगी। उर्मिला जी आप आइए, आप आइए और आप बताइए, नहीं तो आप कहेंगी सब कुछ तो तुमने बता दिया, मैं क्या बताऊं। थैंक यू, आइए। थैंक यू, थैंक यू जेबा जी। अभी मैं स्पॉटलाइट में नहीं आई हूँ। थैंक यू जेबा जी आपका, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ पढ़ सकूं। सबको मेरा नमस्कार। मैं आज आपको उड़ीसा की मशहूर राइटर प्रतिभा राय के बारे में बताना चाह रही हूँ। प्रतिभा राय is a well-known name in the literary and cultural circle of ओडिशा। जेवा जी क्या मेरे को स्पॉटलाइट पे डालेंगे? जी आप स्पॉटलाइट पे हैं। अच्छा, मैं अपने आप को नहीं देख पा रही हूँ ना, इसलिए। You are on spotlight. अच्छा, आप हैं स्पॉटलाइट पे। Pratibha Rai is a well-known name in the literary and cultural circles of Odisha. She was born on January 1st, 1943 at Alabal, a remote village in the Balikuda area of Cuttack district. Pratibha's voice is a self-searching one in the quest of true identity. Pratibha continued her writing even after her marriage and raising a family of 3 children and husband. Her husband Akshay Ray is an engineer by profession. Pratibha mostly attributes the boldness, revolt, and humanism in her literature to the impact of her Gandhian teacher father on her. The search for a social order based on equality, love, peace, and integration continues ever since the novelist and short story writer first wielded her pen at the age of 9. उसने 9 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था. When she wrote her a social order based on equality without class, caste, religion, and sex discrimination, some her critics branded her as a communist and some feminist. But she says, I am a humanist. Men and women have been created differently for the healthy functioning of society. इंसान आदमी और औरत को इसीलिए बनाया गया कि वो अपने अपने काम दोनों ठीक करें, लेकिन उनको इक्वल राइट्स जरूर होने चाहिए. प्रतिभा contribution to Odia novels and short story is quite magnificent, not only in terms of volumes, but also in terms of uniqueness. Her outstanding contributions to the literatures have earned her several prestigious awards and recognition. She has been honored Padam Shri by Government of India, Murti Devi by Bharatiya Gyanpith, and the Sahitya Academy Award by Odisha Sahitya Academy, and many more. Her short stories and novels have been adapted for radio play, TV serials, and films. She has 21 novels, 22 short stories collections, and 10 travelogue, along with some books for children to her credit. The novel Meghnamati is very important. The novel Meghnamati creates the poetry of the earth in the language of a fisher folk of Irasama. This is woven into new example of life where rivers, trees, fish, nets, rituals and pain, hunger and horror and helplessness in tone of the native language of the earth. Meghnamati is perhaps the greatest earth novel written in any language of the world. Pratibha Rai began her creative career as a young poet and wrote her first novel as a beginner titled Barsha, Basanta and Vaisakha. The rain, spring and summer. Varsha, Basanta and Vaisakha. In 1974, immediately captured the hearts of the Odia readers. Her literary focus is on the psychosocial analysis of people, tribes, and characters. Pratibha grapples the issues of oppressive surrounding tensions of modern life.
corruption, and moral values. Pratibha Ray is powerfully drawn to history and legends and often builds intricate narrative around themes that are part of the racial consciousness. A lecturer professor by profession for more than 21 years, she wrote in Odia, which are translated into English, Hindi, and many more languages of India and foreign. She lives in Bhubaneswar and presently is a member of Odisha Public Service Commission in Cuttack. प्रतिभा ने एक भाषा ज्ञान करके नाम की सोसाइटी बनाई थी 2004 में, जो एक ब्रिज की तरह काम करती है इंडिया की सारी लैंग्वेज के लिए, और वो उनकी सब लैंग्वेज की एक बुक बनाई जाती है हर साल। और उन्होंने बस एक वन इम्पॉर्टेंट of his life, one important incident in her life is protesting against the color discrimination by the priest of Jagannath Puri. उन्होंने एक बार जगन्नाथ पुरी के उसके लिए भी मतलब प्रोटेस्ट किया था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। In the book The Untouchable God, Ray shows the evil side of the blind religiosity. मतलब धर्म के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं वो उनकी बुक में बहुत अच्छी तरह उन्होंने समझाया है। The Untouchable God. Ray traveled extensively inside India and other countries to participate national and educational conferences. उनके नावल शिलापदम उड़िया में लिखा है और हिंदी में उसका नाम कोणार्क टेम्पल है, जो कोणार्क है, और इंग्लिश में उसका नाम है द सिटाडेल ऑफ लव। प्रतिभा राय ने हृदय रूपी आंख और कान से कोणार्क टेम्पल को जैसा पाई उसी को साहित्यिक शिलापदम में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ऐतिहासिक तथ्यों को भी इसमें शामिल किया गया। नावल की कहानी एक लोकल रिसर्च स्कॉलर लड़की और एक अमेरिकी आर्किटेक्ट द्वारा कोणार्क मंदिर पर शोध किया जा रहा है। उनकी मित्रता, जीवन की परेशानियां और कोणार्क को लेकर प्रचलित कहानियां उनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को बखूबी से उस नॉवल में लिखा है। 13वीं सदी को स्वर्ण युग बताया गया है। 13वीं शताब्दी को, जब 1200 मुख्य शिल्पियों ने 16 वर्ष तक संसार त्याग कर इस शिल्प को जन्म दिया था। इस नावल में इस मंदिर के निर्माण से जुड़े शिल्पियों के प्रेम, विरह, त्याग और बलिदान को चित्रित किया है, जो और वर्तमान की दुर्दशा को भी दर्शाया गया है। राजा नरसिम्हा और शिल्पा की अनकंडीशनल प्यार की कहानी है, तो चंद्रभागा और कमल महाराणा चीफ शिल्पी की अधूरी प्रेम कहानी है, जिसे बड़ी सुंदर भाषा में लिखा है। उनके नावल महामोह में अहिल्या के जीवन की कहानी है। इसमें ऋषि गौतम ने जब अहिल्या को श्राप दिया था और वह पत्थर बन गई थी और श्री रामचंद्र ने आके उनका उद्धार किया था, और अहिल्या का इसमें कोई दोष नहीं था जो उसको श्राप दिया गया, तो ये इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इसमें कहानी नॉवल में लिखी है। अब आते हैं उस कहानी की तरफ जिसके कारण मैंने राइटर प्रतिभा रे को चुना। ये नॉवल मैंने 90s में पढ़ा था और उसकी स्टोरी मुझे बार बार इसे पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये बुक है उड़िया में यज्ञसेनी और हिंदी में द्रौपदी। इसमें प्रतिभा राय ने द्रौपदी की पीड़ा का इतना सुंदर वर्णन किया है जो मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने वही कुछ लाइनें भी पढ़ना चाहती हूँ। इस नावल की शुरुआत में द्रौपदी अपने मृत्यु से पहले कृष्ण को एक चिट्ठी लिखती है। उसमें अपने जीवन में घटित घटनाओं के बारे में बताती है कि उसे कैसी कैसी यातनाओं का सामना करना। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे मधुसूदन, कृष्णा का प्रणाम, क्योंकि द्रौपदी को कृष्णा भी कहते थे। कृष्णा का प्रणाम। जीवन का सारा मान और अभियोग आज जीवन के अंतिम क्षणों में रखे दे रही हूँ।
धर्म की रक्षा के लिए कितनी यातनाएं सही। सोचा था प्रतिव्रत व्रत के कारण और अपने धर्माचरण के बल पर पति संग स्वर्ग जा सकूंगी, पर गिरिराज हिमालय के पाद देश की स्वर्ण रेणु छूते छूते पांव फिसल गए और मैं गिर पड़ी। पांचों पतियों ने मुड़कर भी नहीं देखा। वरन धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम से कहा, मुड़कर ना देखो, आगे आ जाओ। उनकी यही बात मेरे हृदय को टूक टूक कर गई। सोचा कितना झूठा है पति पत्नी का संबंध, स्नेह, प्रेम, त्याग और उत्सर्ग। अपने कर्म अगर आदमी स्वयं भोगता है तो फिर युधिष्ठिर के धर्म की रक्षा के लिए 5 पतियों के चरणों में अर्पित होकर सारी दुनिया का उपहास, व्यंग और निंदा, अपवाद मैं क्यों ढोती रही? मैंने इनकार क्यों नहीं किया? द्वापर युग के बाद कल युग के लोग हंसेंगे, उपहास करेंगे, कहते हैं कि मेरा नाम 5 सती में गिना जाएगा, पर लोग कहेंगे 5 पति का वर्ण कर द्रौपदी अगर सती हो सकती है तो प्रतिव्रत पालन का क्या आवश्यकता है? 5 पतियों की पत्नी द्रौपदी का सतीत्व के लिए तिल तिल कर जलना पड़ा होगा, ये भला लोग कैसे समझेंगे? हे कृष्ण, हे वासुदेव, तुम तो इच्छा में हो, तुम्हारी इच्छा पर द्रौपदी की पलकें खुली हैं, सांस आती जाती रही है, तो निंदा प्रशंसा में क्या तुम्हारा कुछ भी भाग नहीं है? माँ ने जब कहा जो भिक्षा में मिला सब बराबर में बांट लो, तो सबने माँ की बात को धर्म का पालन मान लिया। मैं 5 पति स्वीकार करूं तो क्या इसमें मेरे धर्म का नाश नहीं होगा? एक स्त्री का 5 पतियों की पत्नी बनकर रहना कितना हास्यजनक है। मेरे सिवा और कोई दृष्टांत भी पृथ्वी पर नहीं होगा। बड़े भाई के प्रति मन में घृणा भाव उठ रहा था, पति पर भीषण क्रोध हो रहा था। यही वह वीर पुरुष है जिसने मुझे स्वयंवर में जीता है। अपनी पति को बांधने की बात सुनकर विद्रोह क्यों नहीं करते? पति की बात सुनकर हम सब समान भाव से राजकुमारी का भोग करेंगे, वह सबकी धर्म पत्नी होगी। मैं उत्ताशन से जल उठी। इच्छा हुई कि यह कुंड की धधकती शिखा बनकर इस पृथ्वी को ध्वंस कर दूं और इसी में इन 5 पतियों को भी मिला दूं और ये मेरे पति राख हो जाएं। अपने धर्म के नष्ट होने के भय से जो अपने पत्नी को निर्विकार चित्त से अन्य पुरुष को दान कर सकता है, वह पृथ्वी का श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष तो हो सकता है, पर कभी किसी विचारमान स्त्री का योग्य पति नहीं बन सकता। मैं सोचती हूँ बड़े भाई ने जानबूझकर द्विअर्थी वाक्य कहकर माँ को मेरे आगमन का समाचार दिया। सुंदर पदार्थ को 5 भाई भोग करो, माँ द्वार खोलने के पूर्व यही कहेगी। ये बात युधिष्ठिर अच्छी तरह जानते थे। मैं कोई वस्तु नहीं, मैं कृष्णा हूँ जिसे स्वयंवर में अर्जुन ने जीता है। शायद औरों की तरह वह भी मेरे रंग रूप पर मुक्त थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा षड्यंत्र किया। मैं अपना स्त्री धर्म बड़ा है या माँ का वचन? पति और उनके भाइयों की धर्म रक्षा मेरे से बड़ी है ना? स्वयं को औरों की धर्म रक्षा के लिए बलि देना क्या मेरा कर्तव्य है? हे कृष्ण, क्या तुम नहीं जानते थे कि तुमने ऐसा नाटक क्यों होने दिया? क्यों नहीं इंगित किया कि अब मैं क्या करूं? माँ का ये कहना, तुम अपने को पुण्यवती समझो, पृथ्वी के कारण कल्याण के लिए अपनी बलि देना कितने लोगों के भाग्य में जुटता है। अचानक लगा कि माँ ने जानबूझकर इस परिस्थिति में डाला है। माँ का पति का अनुरोध हो, चाहे विभिन्न देवताओं के औरत से पुत्रवती होने के कारण माँ का अपना मन कभी कभी पाप बोध और लज्जा के कारण बोझिल हो जाता होगा। शायद इसलिए उन्हें व्यंग का शिकार न होना पड़े, छोटा न लगे, अतः उन्होंने जानबूझकर 5 पति वर्ण करने के लिए पुत्र वधु को जबरदस्ती में डाल दिया। संतानवती होने के लिए भिन्न भिन्न पुरुषों का संसर्ग किया। कहीं पुत्र वधु ये जानकर कटाक्ष न कर दे, सास को हीन दृष्टि से न देखे,
तभी ये षड्यंत्र रचा, ये सोचकर मेरा हृदय टूक टूक हो गया। हे गोविंद, मेरे पिता को भी तुमने अच्छी तरह समझा दिया कि आर्यावर्त में धर्म रक्षा के लिए सिर्फ तुम्हारी रूपवती कन्या कृष्णा ही इन 5 पांडवों को एक माला में बांधे रख सकती है। 5 पांडव आर्यावर्त में धर्म की रक्षा करेंगे तो कृष्णा की यानी मेरी भूमिका इतिहास में पवित्र अक्षरों में लिपिबद्ध होगी। रोमिला जी 1 मिनट। मैं फिर लास्ट में ही पढ़ देती हूँ, अभी मेरा वैसे 1 पेज ही रह गया था। अगर कोई पढ़ लीजिए, आप पूरा पढ़ कर लीजिए, लीजिए क्योंकि हाँ, नारी अभी टाइम हमारे पास काफी है। हाँ, नारी की देह की तरह उसका मन भी पुरुष मन से भिन्न होता है। जैसे नारी की देह अलग होती है, शरीर अलग होता है, ऐसे उसका मन भी पुरुष मन से भिन्न होता है। पुरुष एकाधिक पत्नी ग्रहण करे तो पत्नियां उसका मन जीतने की चेष्टा करती हैं, पर नारी बहुपति वर्ण कर ले तो सब पतियों की रुचि पसंद का ध्यान रखकर सबका मन जीतना पड़ता है। कृष्णा, क्या तुम नहीं जानते थे कि धन, ऐश्वर्य, यश, आत्मीय सज्जन, पति, पुत्र, स्त्री सब होते हुए भी आदमी को एक दर्दी बंधु चाहिए होता है, जो सुख में सुख मिलाकर आनंद को सौगुना करते और दुख में व्यथा बांटकर व्यथा को कम करते। सच गोविंद कृष्ण, तुम ऐसे ही मीत हो। गोविंद मन के ऐसे पारखी हो कि मन खोलकर कुछ भी कहना नहीं पड़ता, तुम खुद ही समझ जाती हो। मन की वेदना जब ऐसे असहनीय हो जाती है, मन की वेदना जब असहनीय हो जाती है तो गोविंद के दर्शन की कामना कर लेती हूँ। कई ऐसी व्यथाएं हैं जो पति के आगे भी तमाम जन्म अव्यक्त रह जाती हैं, पर पता नहीं गोविंद के आगे सारी गोपनीयता, सारी कुंठा पता नहीं कैसे अंतराय हो जाती है। सोचकर अचंभा लगता है। आज मृत्यु पथ पर बढ़ते बढ़ते जो कहूंगी सच कहूंगी। मेरे जीवन में घटी एक एक घटना को देखकर कलयुग के लोग विचार कर सकेंगे कि द्रौपदी जैसी लांछना कभी किसी युग में किसी नारी ने नहीं सही है, और भविष्य में भी ऐसा लांछन ईश्वर कभी किसी को ना भोगना पड़े। मैं मोक्ष नहीं चाहती, सब देह से स्वर्ग भी नहीं चाहती, मुक्ति भी नहीं चाहती। मैं पुनर्जन्म चाहती हूँ ताकि इस जन्म की त्रुटियों को सुधार सकूं। भारत की पवित्र भूमि जहाँ तुमने जन्म लिया है वही मेरा पुनर्जन्म हो। भारत की आत्मा कृष्ण में, आनंद में, प्रेम में हो। आदमी से घृणा कर ईश्वर प्रेम नहीं किया जा सकता। मुझे प्रेमिका का जन्म देना, मुझे कृष्ण प्रेमिका और विश्व प्रेमिका का बार बार जन्म देना, ये मेरा पत्र नहीं, मेरा जीवन है। ओम शांति शांति। थैंक यू। आप लोगों ने इतने धैर्य से मेरी कहानी सुनी कि मैं जो सुनाना चाहती थी वो आपने सुनी। थैंक यू, बहुत बहुत सबका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोमिला, आप पिक्चर दिखाना चाहती हैं? रोमिला, आपने एक पिक्चर भेजी थी मेरे को, वो दिखाना चाहती हैं आप? हाँ, आप बिल्कुल दिखा दीजिए। दिखा दीजिए। Sure. रोमिला जी, दिस इज अ विमेन एम्पावरमेंट स्टोरी। बिल्कुल, मेरे को ये कहानी हमेशा बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं चाहती थी कि लोगों के साथ। रोमिला जी बहुत बढ़िया आपने। और रोमिला मैंने भी पढ़ी है, द्रौपदी मेरे पास भी है। द्रौपदी और प्रतिभा राय के संग में द्रौपदी ऐसी जुड़ी हुई है कि फौरन जब तुमने प्रतिभा राय का नाम लिया तो मैंने कहा द्रौपदी की बात होगी। मैं इसीलिए मैंने इस द्रौपदी नॉवल के कारण मैंने प्रतिभा राय को चुना, क्योंकि मुझे ये द्रौपदी नॉवल इतना पसंद था। मैं आप लोगों आपको दिखाई दे रही है प्रतिभा राय? हाँ, दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी। अच्छा, एक और पिक्चर है वो भी दिखाएं? एक और पिक्चर है वो भी दिखा दीजिए, वो भी दिखा दीजिए। श्योर। वेरी सिंपल लेडी, वेरी सिंपल लेडी। और इतने अच्छे इन्होंने जो नॉवेल्स लिखे हैं ना, कोणार्क नॉवल के बारे में भी पढ़ा, इतना अच्छा लगा मुझे। एक मिनट। ओके, गाड़ी खरीदने का मैं किस्त भर रहा हूँ इसकी। एक बार अभी जाती हूँ मैं, इसको मूव कर दूं यहाँ से और फिर उसके बाद दोबारा देखती हूँ। शेयर स्क्रीन एंड विल गो बैक टू द पिक्चर। वो उनकी अवार्ड वाली थी, मेन तो यही पिक्चर थी, दूसरी अवार्ड। चलो ठीक है, फिर रहने देते हैं।
दूसरी तो उनको पद्म भूषण वो जब प्रेसिडेंट दे रहे हैं ना वो फोटो। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर रहने देते हैं उसको। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मेरी खुशकिस्मती है, नहीं पसंद आएगा तो गुस्सा कर दीजिएगा, डांट दीजिएगा, बुराइयां निकाल दीजिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ। सर चढ़ के बोलता है उर्दू जुबान का जादू, मंदिर की घंटियों में आजान का है जादू, दुनिया दिल गजल में मैं खाना इश्क का है, हिंदुस्तान की बेटी है आसमां का जादू, उर्दू जुबान का जादू सारे जहां का जादू। इससे पहले कि मैं आज के पोइट के ऊपर कुछ बात करूं, पहले मैं उर्दू की एक पहचान आपके साथ करा दूं। उर्दू लैंग्वेज पैदा ही इसलिए हुई थी कि वो मुल्क को जोड़ सके, पूरे हिंदुस्तान की विभिन्न हिंदुस्तान को एक कर सके और पूरे हिंदुस्तान की जो विभिन्न भाषाओं में बटा हुआ था मिलाकर एक जगह लाए। उर्दू की शुरुआत मुगल राज के जमाने में हुई। उर्दू वर्ड के मानी है आर्मी, लश्कर, फौज। मुगलिया दौर में मुल्क दरबारी जुबान थी, मुल्क की इंडिया की दरबारी जुबान फारसी थी, मगर मुख्तलिफ राज्यों में जो इलाके थे उन इलाकों में, जगहों पे, स्टेट्स में अलग अलग जुबानें बोली जाती थी। और जब ये सब लोग जो डिफरेंट जगहों से मुल्क आते थे आर्मी में जमा होने के लिए, आर्मी में नौकरी मिलती थी, तो जाहिर है आर्मी में इतने ज्यादा फैसिलिटीज होती थी कि हर मुल्क, हर कोने से लोग आते थे वहां पर। और जब वहां आते थे तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी एक दूसरे की भाषा को समझने के लिए। और जब, लेकिन ये कि जाहिर है जब जिंदा इंसान कहीं बैठता है तो बातचीत तो करते ही है, तो लोग एक दूसरे से बातें करने की कोशिश करते थे, लेकिन समझ में नहीं आती थी। धीरे धीरे वो वक्त आया कि लोग एक दूसरे के कुछ वर्ड्स एक दूसरे के समझने लगे और कुछ बातें भी समझने लगे। तो मिलजुल के जब रहने लगे तो एक ऐसी जुबान ने जन्म लिया, एक ऐसी जुबान पैदा हुई कि जिसका नाम उर्दू रखा गया, यानी फौजी भाषा। उर्दू का मतलब होता है फौज, लश्कर। तो उर्दू जुबान का मतलब यह है कि वो जुबान जो कि लश्कर में बोली जाती थी, फारसी उसमें अरबी, फारसी, संस्कृत और तमाम लोकल जुबानों के वर्ड्स मौजूद थे। ये कोई 10-12 साल में नहीं बनी है, 10-20 साल में नहीं बनी है, बल्कि ये जुबान को अपनी जर्नी पूरी करने में सदियां लग गई हैं। और आज भी हिंदुस्तान में इस जुबान के जो 3 स्कूल कहे जाते हैं, हैदराबाद, लखनऊ और दिल्ली, 3 स्कूल हैं इसके। लेकिन इन तीनों स्कूलों में हर जगह 2 तरह की जुबान बोली जाती है। एक वो उर्दू जो दरबारी है, पढ़े लिखे लोगों की है, एजुकेटेड लोगों की जुबान है, नवाबों के यहाँ बोली जाती थी, और एक वो जुबान जो पब्लिक बोलती है। हर जगह ये 3 तरह से बोली जाती है। उर्दू जुबान के साथ एक बहुत बड़ी बैड लक हुई कि उसको एक लंबे अरसे तक इग्नोर कर दिया गया था। उसकी बड़ी वजह ये थी कि पार्टीशन जब हुआ 1947 में, तो जहां और चीजों का बंटवारा हुआ वहां लैंग्वेज का भी बंटवारा हो गया, और उर्दू जुबान जो थी वो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। और मुसीबत तो उस वक्त, सबसे ज्यादा मुसीबत यह हुई, गजब तो उस वक्त हो गया जब पाकिस्तान ने उर्दू को अपनी नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। जब पाकिस्तान ने उर्दू को अपनी नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, तो हिंदुस्तान के लिए वो सौतेली बेटी बन गई, जो कि हालांकि हिंदुस्तान की सगी बेटी थी, मगर वो सौतेली बेटी बन गई। उसको लोग उससे अपना दामन छुड़ाने लगे। लेकिन हुस्न लाख पर्दे में रहे, छुप नहीं सकता है। सूरज के ऊपर कितने भी बादल आ जाए मगर अंधेरा तो नहीं हो जाता, रोशनी तो फिर भी निकलती है। तो उर्दू का अपना एक हुस्न था, अपनी एक शीरीनी थी। लोग पुराने शायर गालिब और इकबाल को और जोश को तो भूल नहीं सकते थे ना, लेकिन जब जोश और इकबाल और गालिब और मीर नहीं भुलाए जा सकते थे, तो उर्दू की पहचान खत्म नहीं हुई थी। इसमें मिली जुली तहजीब की सभ्यता तो पैदा ही इसलिए हुई थी कि हिंदुस्तान को ये कर सके। तो इसलिए लोग धीरे धीरे उर्दू की जरूरत को महसूस करने लगे, उर्दू को पहचानने लगे। और जब उर्दू फिर से वापस हिंदुस्तान में आई, तो सबसे पहले उसकी बहन हिंदी ने आगे बढ़कर उसको गले लगाया।
और दुनिया को बता दिया कि दुनिया को देखो, जुबान का कोई मजहब नहीं होता है, जुबानें मजहब की बुनियाद पे नहीं बांटी जा सकती, जुबानों की कोई सरहद नहीं होती है, सरहदों के इस पार एक जुबान इस पार एक जुबान, ये कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि हर जुबान का जो कवि होता है, जो पोइट होता है, जो शायर होता है, वो मजहब की बातें नहीं करता है, वो प्यार और मोहब्बत की बातें करता है। शायर मजहब लेके उर्दू जुबान भी सिर्फ मजहब लेके नहीं आई थी, बल्कि वो प्यार लेके आई थी, गजलें लेके आई थी, नज़में लेके आई थी। और इस तरह से उसको धीरे धीरे अपना वो हक मिलने लगा जिसकी कि वो हकदार थी। और इसकी वापसी में बहुत बड़ा हाथ हमारी फिल्म इंडस्ट्री का भी है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में ये देखिए कि जब भी कोई लड़का या लड़की स्ट्रगल करता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, बॉम्बे आता था कि हमें बॉलीवुड में हर लड़का जो कहीं से भी आता था वही समझता था कि मैं तो नहीं अमिताभ बच्चन बन के ही यहाँ से वापस जाऊंगा। जो लड़की आती थी वही सोचती थी कि मैं यहाँ से हेमा मालिनी बन के वापस जाऊंगी। लेकिन ये भी हकीकत थी कि जब तक के उनको उर्दू की नॉलेज नहीं होगी, जब तक उनको उर्दू के अल्फाज को सही तरह से प्रोनाउंस करना नहीं आएगा, जब तक वो कुछ इस इंडस्ट्री में उनका कोई पैर नहीं जम सकते। लिहाजा मैं आपको बताऊं, काफी दिन तक मैंने बॉम्बे में उर्दू क्लासेस लिए हैं उन बच्चों के लिए कि जो स्ट्रगल कर रहे थे, जिनको जॉब मिल गया था चांस फिल्मों में, एक आध फिल्म उन्होंने साइन कर ली थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो सही उर्दू नहीं बोल पाते थे, उनको प्रॉब्लम हो रही थी। लिहाजा वो मैंने ऐसे क्लासेस शुरू किए थे जिसमें मैं उनको उर्दू के सही प्रोनाउंस करना वर्ड्स का सिखाती थी। हमारे उर्दू में बहुत बड़े बड़े शायर हुए हैं, उनको तो सभी जानते हैं, मगर बहुत से ऐसे भी नगीने हैं, ऐसे रत्न हैं जो सिर्फ किताबों में बंद होकर रह गए। जैसा कि आपको मालूम है, इस प्रोग्राम का हमारा मिशन यही है कि हम अपने देश की अलग अलग भाषाओं, अलग अलग लैंग्वेजेस को में छुपे हुए हीरों को तलाश करके साफ करके आपके सामने पेश करते हैं, जिस पर जमाने की धूल जम गई थी और हम उनको भुला चुके हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही हीरा आपके सामने उर्दू लैंग्वेज का लेके आई हूँ कि जिनका नाम पब्लिक में इतना मशहूर नहीं है, मगर उर्दू लिटरेचर का में उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आज मैं जिस शायर को आपसे मिलवाना चाहती हूँ उनका नाम है मोइन एहसन जज्बी। मोइन एहसन उनका वो नाम है जो उनके माँ बाप ने रखा था, और जज्बी उनका वो नाम है जिसको हम पेन नेम कहते हैं, जिसको उर्दू में तखल्लुस कहा जाता है। तो एहसन साहब यूपी के जिले आजमगढ़ में एक कस्बा है मुबारकपुर, वहाँ 21 अगस्त को 1912 में पैदा हुए। और जज्बी के घर में काफी लिटरेरी एटमॉस्फेयर था। उनके दादा मौलवी हमजा साहब यूं तो डॉक्टर थे, मगर उर्दू अदब में उनका काफी नाम था और अच्छे शायर माने जाते थे। फादर का नाम एहसन गफूर था। उस जमाने में उन्होंने अलीगढ़ से बीए किया था। उनके फादर की बहन उर्दू की एक अच्छी जानी मानी राइटर थी और उनको कई लिटरेरी अवार्ड भी मिल चुके थे। कहने का मतलब यह है कि जज्बी जिस बैकग्राउंड में पल के बड़े हुए, उनकी अपब्रिंगिंग जिस माहौल में हुई उसमें वो लिटरेरी माहौल था। और जज्बी खुद कहते हैं कि मुझको लिटरेचर की तरफ बढ़ाने में मेरी आंटी यानी मेरी फूफी और दादा का बहुत बड़ा हाथ है। मोइन एहसन साहब सिर्फ 4 साल के थे कि उनकी माँ की डेथ हो गई। उनके फादर ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ का उनके साथ अच्छा सलूक नहीं था। यूं भी सौतेली माँ का सलूक ज्यादातर बुरा ही होता है, मतलब ये बहुत कम ऐसा होता है कि सौतेली माँ अच्छी तरह से बिहेव करे बच्चों के साथ, लेकिन इनकी माँ कुछ ज्यादा ही वो थी जो उनके साथ बहुत तकलीफ दे बचपन गुजरा। अपने बच्चों के मुकाबले में उनको हमेशा डाउन किया करती थी। तो एहसन साहब पर उनके दादा और फूफी ने ज्यादा तवज्जो देना, जब उन्होंने देखा उनके दादा ने, ग्रैंडफादर ने, उनकी आंटी ने कि उनकी माँ का सलूक इनके साथ अच्छा नहीं है, तो वो उनकी तरफ ज्यादा मुतवज्जो हो गए। मोइन एहसन जो अभी तक शायर नहीं हुए थे, इसीलिए मैं उनको जज्बी नहीं कह रही हूँ, मोइन एहसन कह रही हूँ, क्योंकि मोइन एहसन अपने घर में प्यार और तवज्जो नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने किताबों को अपना साथी बना लिया। उनके घर के पास एक लाइब्रेरी थी, वहां पर वो जब परेशान होते थे, वो अकेलापन महसूस करते थे, तो उस लाइब्रेरी में चले जाते थे। तो उस लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरियन था
वो उनके फादर को भी जानता था, उनके ग्रैंडफादर को भी जानता था, इसलिए उसने ये फैसिलिटी दे दी थी कि तुम जब चाहो आओ, जितनी देर चाहो बैठ के पढ़ो, तुम्हें हम नहीं रोकेंगे, और जो किताब तुम लेके जाना चाहो ले जा सकते हो पढ़ने के लिए। तो उस लाइब्रेरियन की वजह से इनका वो लिटरेरी शौक काफी डेवलप हुआ, और ये शौक शायरी की तरफ पलट गया। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने एक नज्म लिखी जिसका नाम था फितरत एक मुफलिस की नजर में। यानी गरीब आदमी को वो अपने नेचर को कैसा देता है, क्योंकि अमीर आदमी वो कहते हैं ना, गरीब आदमी जब चांद को देखता है तो उसको रोटी याद आती है, वो रोटी समझता है चांद को। तो गरीब आदमी फितरत एक मुफलिस की नजर में उनकी पहली नज्म थी। 1929 में उन्होंने हाई स्कूल पास किया। मोइन एहसन साहब की किस्मत में एक खूबी थी, अल्लाह ने जहां और बहुत सी तकलीफें उनके किस्मत में लिखी थी, मगर एक बहुत बड़ी खूबी ये लिख दी थी कि उनके फादर, जो कि बीवी के आगे बिल्कुल हैंड पैक थे, वो जहां हर बात में बीवी की बात मान लेते थे, लेकिन जहां पे मोइन साहब की पढ़ाई का सवाल आता था वहां वो बीवी की बात इशारों पे नहीं चलते थे। उन्होंने उनकी पढ़ाई का हमेशा ध्यान रखा। जिस स्कूल से उन्होंने हाई स्कूल किया था वहां पर एक उर्दू टीचर जो थे, तो उन्होंने उनकी वो नज्म जो फितरत मुफलिस की नजर में जब देखी, तो उन्होंने एहसन साहब को कहा कि अब तुम अपना एक लिटरेरी नाम रखो। एहसन, मोइन एहसन एक शायर के लिए नाम थोड़ा सा हैवी नाम है, तुम एक लिटरेरी नाम रखो। और उन्होंने ही ये नाम उनको दिया जज्बी। जज्बी बना है जज्ब होने से, और जज्ब के मानी है कि किसी चीज में इस तरह से समा जाना कि वो फिर कभी अलग ना हो सके, एक मिल जाए, बिल्कुल उसमें जज्ब हो जाए। तो उन्होंने ये कहा कि देखो, एक दिन तुम उर्दू अदब में इस तरह समा जाओगे कि लोग तुमको अदब से, लिटरेचर से अलग नहीं कर सकेंगे। बस उसी दिन से मोइन एहसन जज्बी बन गए। उनके उर्दू टीचर ने उनकी वो नज्म जो थी वो पब्लिश होने के लिए भी एक मैगजीन में भेज दी। जज्बी की ये गजल जब पब्लिश हुई तो जज्बी उर्दू दुनिया के आसमान पर एक चमकदार सितारे की मानंद चमकने लगे। हाई स्कूल के बाद उन्होंने आगरा के सेंट जॉन कॉलेज में एडमिशन लिया, और इसी साल यहीं पर जज्बी की मुलाकात मजाज से हुई। मजाज और जज्बी के हालात कुछ एक से ही मिलते हुए थे। दोनों ही शायर थे, दोनों के अदबी घरानों से ताल्लुक रखते थे, घरेलू हालात से दोनों परेशान थे और बागियाना ख्यालात के मालिक थे। दोनों में जबरदस्त दोस्ती हो गई, और ये दोस्ती जिंदगी के आखिरी दिन तक कायम रही। इंटर पास करने के बाद दोनों दिल्ली चले गए। वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अलीगढ़ में उन्होंने एडमिशन लिया। उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से जज्बी साहब ने उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स करने की डिग्री ली, और 1945 में रिजल्ट आने से पहले ही उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से लेक्चरशिप का ऑफर आ गया। सर्वे के साथ ही उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और मौलाना हाली पर रिसर्च पेपर तैयार कर दिया। पीएचडी की डिग्री मिलने के बाद उनकी प्रमोशन हो गया, लेक्चरर से प्रोफेसरशिप मिल गई, माली हालात बेहतर हो गए, तो उनको अपनी शायरी और मुख्तलिफ लिटरेरी एक्टिविटीज के लिए टाइम मिलने लगा। ये वो दौर था जब उर्दू अदब में एक नई मूवमेंट शुरू हुई थी, जिसको उर्दू तरक्की पसंद मुस्तनफीन के नाम से लोग पहचानते थे। जज्बी एक बहुत अच्छे शायर के साथ ही साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी थे, क्योंकि उन्होंने अपने शुरू के दिन बहुत तकलीफ में गुजारे थे। माँ के मजालिम और इन पर बाप की खामोशी ने जज्बी के दिलो दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला था। इसीलिए वो किसी को भी जब तकलीफ में देखते थे तड़प जाते थे, और जहां तक मुमकिन होता उसकी मदद करते थे। जज्बी के दिल में उनकी तकलीफों ने इतना नरम और गुदाज दिल कर दिया था कि उनके दिल में हमदर्दी और मदद करने का जज्बा पैदा हो जाता था। हद तो यह है कि जब उनके फादर की डेथ हुई तो उन्होंने अपनी वो सौतेली माँ जिसने हमेशा उन पे जुल्म किए थे, उसको और भाइयों को बुलाकर अपने साथ रख लिया था। उनके एक सौतेले भाई अमीर हसन साहब तो शुरू से ही जज्बी को बहुत मानते थे, इज्जत और मोहब्बत करते थे। बाप की जिंदगी में ही वो आके जज्बी साहब के साथ रहने लगे थे और अपने हर काम में जज्बी से मदद और मशवरे लेते थे। जज्बी को जब अलीगढ़ में जॉब मिली तो वहां उनके सारे स्टूडेंट्स को इजाजत थी कि जब भी वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम से परेशान हो, किसी वक्त भी उनके पास चले आ सकते हैं। और जज्बी को हर परेशान इंसान में अपना अक्स नजर आता था।
जज्बी का एक शेर सुनिए। ए मौजे बला उनको भी जरा दो चार थपेड़े हल्के से, ए मौजे बला उनको भी जरा दो चार थपेड़े हल्के से, जो लोग अभी तक साहिल से तूफान का नजारा करते हैं। एक और शेर देखिए, अल्लाह रे बेखुदी के चला जा रहा हूं मैं, मंजिल को देखता हुआ कुछ सोचता हुआ। ये शेर मैंने आपको इसलिए सुनाए हैं कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जज्बी की शायरी में ना तो बहुत मुश्किल अल्फाज की भरमार होती थी और ना ही नए नए तजर्बे में होते थे। वो गालिब की तरह अवाम के शायर थे, पब्लिक के शायर थे। उनके अशार और सुनिए, कहते हैं, मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे, ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। जब किश्ती साबित और सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, जब किश्ती साबित और सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता किश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। जो आग लगाई थी तुमने, इस शेर को गौर से सुनिएगा, जो आग लगाई थी तुमने, इसको तो बुझाया अश्कते आंसुओं को, जो आग लगाई थी तुमने, इसको तो बुझाया अश्कों ने, जो अश्कों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे, जो अश्कों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। उनकी शायरी धीमे सुरों की शायरी है। जज्बी साहब ने आजादी के बाद पैदा होने वाली प्रॉब्लम्स को भी अपनी शायरी में आवाज उठाई है, मगर अंदाज ऐसा है कि जो पढ़ता है उसको ऐसा लगता है कि हमारे ही दिल की आवाज है। जैसे ये शेर सुनिए, वही स्याह घटाएं वही भयानक रात, वही स्याह घटाएं वही भयानक रात, न हम बदले न वो बदले, न उनकी जाफरोशी की अदा बदली। मिले जो मुझको गम से फुर्सत तो सुनाऊं वो फसाना, मिले जो मुझको गम से फुर्सत तो सुनाऊं वो फसाना, कि टपक पड़े नजर से मैं इशरत शबाना। जज्बी की डेथ 13 फरवरी 2005 में हुई। उनके शायराना कलाम पर उनको बहुत से इनामात से नवाजा गया। इकबाल एजाज, गालिब अवार्ड, मीर एकेडमी अवार्ड, लखनऊ का कौमी अवार्ड, यूपी उर्दू एकेडमी अवार्ड और सब भारतीय साहित्य एकेडमी अवार्ड। उर्दू के मशहूर मैगजीन आजकल के एडिटर भी वो रहे थे। ये वही अखबार था जिसमें जज्बी की पहली नज्म छपी थी, तो उसके एडिटर भी रहे थे। जब ये उन्होंने ये एडिटरशिप ज्वाइन की थी तो उस वक्त आजकल की जो पब्लिकेशन था वो 300 था, और उन्होंने सिर्फ 2 साल के अरसे में उसको 3000 तक पहुंचा दिया था। इस वजह से उनको उर्दू सहाफी अवार्ड भी मिला था। उनका कलाम, इन किताबें जो उनका कलाम है, जो उनकी दौलत है, उनकी किताबें, उनका मैं आपको बताऊंगी। 1959 में उनकी एक किताब हाली का सियासी शऊर शाया हुई। 1951 में शायरी का मजमुआ फरोजा शाया हुई। 1960 में सुखन मुख्तसर, 1985 में गुदाज शब, 1990 में 1988 में खुदनोश्त, हिलाल ईद और कुल्लियात जज्बी। ये किताबें उनकी डेथ के बाद 2006 में जब ये किताबें शाया हुई, जो कि उनके डेथ के बाद हुई थी। उर्दू एकेडमी ने इनको पब्लिश कराया, साहित्य एकेडमी ने उनको पब्लिश कराया था। रिटायरमेंट के बाद जज्बी अलीगढ़ में ही रहने लगे थे और वहां पर ही उनकी डेथ हुई। उनके मरने पे न सिर्फ ये कि यूनिवर्सिटी बंद हुई थी, बल्कि उनके डेथ पर यूनिवर्सिटी के एरिया, पूरे बाजार, सारा किताब बहुत लोगों ने उनका शोक मनाया था। सारे बाजार बंद कर दिए गए थे, सारा इलाका बंद कर दिया गया था। इस तरह से वो दुनिया से चले गए। और हम ये कहेंगे, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन दीदा वर पैदा। बस अब एक मैं और इनकी नज्म आपको सुना देना चाहती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि अगर उर्दू लिटरेचर की 20 बेहतरीन नज्मों और गजलों में कोई लाइन बनाई जाएगी तो वो इसमें ये नज्म जरूर आएगी। कहते हैं, मैं अपनी सोई हुई दुनिया को जगा लूं तो चलूं। जब कभी किसी गुल पर, ये आवाज जज्बी साहब की है, सुनिए। ये जज्बी साहब है। ये निखार आया, जब कभी किसी गुल पर एक जरा निखार आया,
कम निगाह ये समझे मौसमे बहार आया। जब कभी किसी गुल पर एक जरा निखार आया, कम निगाह ये समझे मौसमे बहार आया। और इस उफुक को क्या कहिए, इस उफुक को क्या कहिए, नूर भी धुंधलका भी। इस उफुक को क्या कहिए, नूर भी धुंधलका भी। बारहा किरण फूटी, बारहा गुबार आया। इस उफुक को क्या कहिए, नूर भी धुंधलका भी। बारहा किरण फूटी, बारहा गुबार आया। और हमने गम के मारों की महफिलें भी देखी हैं। हमने गम के मारों की महफिलें भी देखी हैं। एक गम गुसार उठा, एक गम गुसार आया। हमने गम के मारों की महफिलें भी देखी हैं। एक गम गुसार उठा, एक गम गुसार आया। और यूं तो सैकड़ों गम थे, यूं तो सैकड़ों गम थे, पर गमे जहां जज्बी। यूं तो सैकड़ों गम थे, पर गमे जहां जज्बी। बाद एक मुद्दत के दिल को साजगार आया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतनी ध्यान से मुझे सुना, बर्दाश्त किया, और बहुत मैं बढ़िया, शुक्रगुजार हूँ। बहुत बढ़िया। आपने तो बर्दाश्त करने का सवाल नहीं होता, हमने तो बहुत केवल एंजॉय किया। आपको सुनते ही